जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसानों के ऊपर। जय जवान जय किसान, क्या यह नारा मात्र राजनेताओं के लिए एक नारा है या फिर जमीनी हकीकत पर भी कार्य करता है? आइए देखिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 200 से 250% बढ़ी है। राजनेताओं और वकीलों की तनख्वाह 200 से 300% बढ़ी है। पर किसानों का क्या? किसानों की तनख्वाह में मात्र 20 से 25% का इजाफा हुआ है। और ऐसा क्यों? एक समय था जब हमारा देश महान हुआ करता था, न्याय के लिए लड़ता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था और आज़ादी के लिए अपने प्राणों गंवा देता था। पर आज कोई राजनेता एक दिन के लिए सांसद या विधायक बनता है तो उसकी पेंशन पूरे जीवन भर तक चलती है। और एक बिस्किट का पैकेट मात्र 5 रुपए का इतने से गेहूं से बनता है, उसका एक फिक्स कीमत है। लेकिन किसानों की फसलों का कीमत का क्या? हर साल न जाने कितने राज्यों में फसल तबाह होती है, पर अधिकतर किसानों तक उसकी जो सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है आधे रास्ते तक ही रह जाता है। सरकारी कर्मचारियों को 20,000 से 25,000 रुपये सालाना अपने कपड़े धुलने के लिए दिए जाते हैं, पर किसानों को मात्र 6,000 रुपये पूरे साल में बीज व खाद के लिए दिए जाते हैं। उसके ऊपर भी सरकार बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बना देती है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इस देश की आज़ादी के लिए किसानों और गरीबों ने बहुत कुछ किया, पर अफसोस इस बात का है कि वह किसान और गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे समाधान की और कुछ ऐसे सुझाव रखूँगा आपके सामने, जिससे आप लाखों करोड़ों रुपया पूरे भारतवर्ष में किसान, लुटेरों और बड़े बड़े उद्योगपति की जेब में जाने से बचा सकते हैं। दिखावे से दूर रहिए। जैसे कि एक 200 से 300 घर का गांव है, उसमें हर घर में 2 या 3 फ़ोन हैं। अगर हम बात करें एक फ़ोन के मात्र बैलेंस की, तो प्रति वर्ष अगर गांव से एक फ़ोन हटा दिया जाए एक घर से, तो 3 से 4 लाख रुपया हम प्रति साल बचा सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से गाँव में जहाँ पर 150 से 200 घर है, फिर भी वहाँ अगर 20-30 ट्रैक्टर से काम चल सकता है वहाँ की जोताई और बुआई के लिए, फिर भी एक 10 से 15 बीघा का खेती का किसान एक ट्रैक्टर लाता है यह सोच के कि उसे आमदनी होगी। और हकीकत में देखा जाए तो उसे सारा खर्चा काटने के बाद पूरे साल में मात्र 1 से 1.5 लाख रुपये बचत होती है और कीमत ट्रैक्टर की 7 लाख होती है। और वही ट्रैक्टर 5 साल बाद मात्र 3 या 4 लाख रुपये में बिकता है। सीधा 3 से 4 लाख का नुकसान। वो उस 7 लाख की सिर्फ और सिर्फ ब्याज कमा पाता है और सोचता है कि उससे उसे फायदा होगा। मैंने देखा है अपने गांव में कई किसानों को, वो पूरा जीवन की कमाई अपने बेटे बेटी के ऊपर खर्च कर देते हैं उनकी शादी में, और पूरा जीवन फटा कमीज पहनकर निकाल देंगे। क्यों हमें दिखाना है किसी को? आज जीवन का एक हकीकत बताता हूँ। जीवन में लोग आपके साथ तब तक ही हैं जब तक आपसे उनको कोई फायदा मिल रहा है। ये कड़वा है लेकिन सच है। आइए दूसरा एग्जाम्पल, हम एक शिक्षित व ईमानदार सरपंच का चुनाव करें। अगर ईमानदार होगा सरपंच और शिक्षित होगा तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले हर साल के 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति पंचायत को कम से कम उनसे नई स्कूल बनाएगा, नए अस्पताल बनाएगा और गांव की जो सड़कें टूटी फूटी है उनमें कुछ कार्य कराएगा। और अगर ईमानदार सरपंच है तो आपके गांव में कोई भी सरकार द्वारा योजना आई तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएगा। तीसरा, शराब से दूर रहिए। देखा है मैंने छोटे छोटे गांव हैं पर उनमें शराब की दुकानें अधिकतर मिल जाती है। बहुत से गरीबों को गांव में देखा है मैंने, 300 से 400 रुपया पूरा दिन खून पसीना एक करके कमाते हैं और 40 से 50 रुपए की सिगरेट या गुटखा बीड़ी इनमें चला जाता है। आप उन पैसों को एकत्रित करके साल का हर त्योहार बड़ी धूमधाम से अपने बच्चे अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। तो आप सीधे तौर पर उन बड़े बड़े उद्योगपति को जो इस देश को नुकसान की ओर ले जा रहे हैं, आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।
एक एड करता है देश का अभिनेता, वो 5 करोड़ रुपया एक एड का लेता है, तो वो किसकी जेब से निकालेगा? अगर आप उसे सेवन करेंगे, आप उसे खाएंगे, तो वो आपकी जेब से निकलेगा। चौथा, कि जैसे जैसे बड़े उद्योगपति, राजनेता विधानसभा और राज्यसभा में जैसे मीटिंग करते हैं, कैसे उनकी तरक्की की जाए, कैसे वो खुद में तरक्की लाएं, उसी प्रकार आप भी पंचायत सभा में या फिर अपने विद्यालय भवन में, परिसर में एक ऐसी मीटिंग कीजिए जिसमें आपस में एकत्र होकर योजना बनाइए कि कैसे गांव की तरक्की की जाए, कैसे हम गांव को और डेवलप्ड बना सकें। मानिए किसी गांव में दुर्घटनावश एक किसान की मृत्यु बिजली के गिरने की वजह से या फिर दान द्वारा मशीन में अपना हाथ गंवाने से हो जाती है कोई दुर्घटना, तो कसम खाइए कि वैसी दुर्घटना जीवन में कभी किसी आसपास के गांव में और आपके गांव में दोहराई ना जाए। और कैसे गांव में शिक्षा को और बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और पांचवा पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आपस में एकजुट होकर रहिए। आज मैंने देखा है भाई भाई को प्यार नहीं कर रहा है। जिस देश में लक्ष्मण जैसे भाई थे, वो अपने बड़े भाई के लिए 14 साल तक वन में ठोकरें खाते रहे। उनके पास था एक और ऑप्शन कि वो जा सकते थे बड़ी राजगद्दी पे, पूरे ऐशो आराम से 14 साल तक जी सकते थे, लेकिन अपने भाई के लिए 14 साल तक वनवास पे भटकते रहे। और अपने बच्चों बच्चियों को ज़रूर पढ़ाइए। दहेज की प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा, इनको गांव से हटाइए, क्योंकि ये प्रथाएं सिर्फ एक आपकी जेब को खाली करने के लिए एक रची गई नीतियां हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वास्तविकता में भगवान कभी नहीं कहता कि आप गरीब में फिर भी आप दान कीजिए, मृत्यु भोज बनाइए, या फिर अपनी बेटी को दहेज दीजिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वह अपने परिवार को सुधारे, ताकि जहाँ जाए वहाँ पे भी अच्छे से उस घर को जिम्मेदारी के साथ निभाए। और अपनी धर्मपत्नी जो आपके लिए अपने माँ बाप, अपना परिवार सब कुछ छोड़ कर आती है, उसे हमेशा खुश रखिए। उसको साल में 1-2 बार कहीं घूमने ले जाइए और उसके साथ प्रेम पूर्वक रहिए। प्रिय भारत जननी आखिर में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि एक फौजी बॉर्डर पर जब शहीद होता है तो सिर्फ वह मन में एक चीज़ सोचता है कि उसका देश हमेशा खुश रहे, उसके देश की जो प्रतिभा, जो गौरवशीलता है वो हमेशा बरकरार रहे। बस उसका लाज रखिए। और जो मैंने आपको बताया वो सारे मुद्दे अपने जीवन पर अपनाइए और आपकी कड़ी मेहनत से जो पैसा उन गद्दारों और अमीर लोगों की जेब में जा रहा है उसे बचाइए। जय हिंद दोस्तों। इजाजत दे दे।